कुनिंद डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट 3 टॉपिक बचे हुए हैं कुनिंद डायनेस्टी में, वो देख लेते हैं। कुनिंद वंश या फिर डायनेस्टी, इसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं। एक हम लोगों को इन लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था मतलब जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो हम लोगों का बचा हुआ है। एक हम इनका जो कला आर्ट वाला जो सेक्शन बचा हुआ है एक, और एक लास्ट पोर्शन हम देखेंगे जो कुनिंद राजवंश था, इसका जो धार्मिक पक्ष था, जो इनकी धार्मिक, जो इनका रिलीजियस एस्पेक्ट था, वो इनका क्या क्या था। तो 3 पार्ट बचे हुए हैं। बाकी हम इनकी जो पॉलिटिकल इनका सिस्टम है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटल वगैरह, इनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन, इनका भौगोलिक विस्तार, ये हम हर चीज़ पढ़ चुके हैं पहले। इनकी हर मुद्रा, करेंसी, हर चीज़ को हम देख चुके हैं। अब एक एक पर बात स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी या इकोनॉमिक इनका बैकग्राउंड कैसा था। हम पहले बात कर चुके हैं कि इनकी जो हम लोगों को करेंसी मिली है, मुद्राएं मिली हैं, उन्हीं मुद्राओं से हमको इनके इस सिस्टम की कुछ जानकारी मिलती है। मतलब जो हम लोगों को इनके कॉइन्स या फिर इनके जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों से ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनकी इकोनॉमिक सिस्टम इनका कैसे चलता होगा। और इन सिक्कों के आधार पर हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई ये जो थे 2 टाइप के सिस्टम यहाँ पर चलते रहे होंगे। इनकी व्यवस्था के मूल आधार 2 रहे होंगे। एक वस्तु विनिमय पर, वस्तु विनिमय जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय इनका एक आधार रहा होगा। और दूसरा इनका व्यापार, ये एक व्यापारिक थे, मतलब ये एक ट्रेडर थे, बड़े ट्रेडर थे, अब इसमें हम लोगों ने खेती कहीं नहीं लिखी है, क्योंकि हम इनकी करेंसीज के बेस पर ऐसी खेती वगैरह की चीज़ें इतनी नहीं पढ़ रहे हैं। आज भी आप मिडिल हिमालय वाली बेल्ट में आप देखोगे, जहाँ पर हम लोगों ने इनका भौगोलिक विस्तार भी देखा था, मिडिल हिमालय, पंजाब, लुधियाना, आपका ये सहारनपुर, ये सब हम अपनी कुल्लू कांगड़ा वाला जो रीजन था, मंडी, वो हम पहले पढ़े थे। तो इन सब रीजन में अगर आप ठीक से देखें, आज यहाँ खेती इतनी अच्छी संभव है, बट उस दौरान इतनी खेती करने के लिए ऐसी सुविधाएं इतनी तो नहीं हुआ करती थी। दैट्स वाई इन्होंने अपने आप को ट्रेड के ऊपर शायद आश्रित कर दिया हो। ट्रेड इनका मुख्य आर्थिक आधार रहा हो पैसे का। अब वस्तु विनिमय कैसे? जो वस्तु विनिमय है, बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम पहली चीज होता क्या है, ये जैसे सपोज आप ए पर्सन हो और आपके पास एक्स नाम की कोई चीज़ है, वो एक्स नाम की कोई भी चीज़, गेहूं, चावल, कुछ भी हो सकता है, और एक बी नाम का पर्सन है, उसके पास वाई नाम की कोई चीज़ है। ये बोलते हैं कि भाई साहब एक काम कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपके पास भी एक्स और वाई चीज़ों का दोहन करने की क्षमता बन जाएगी और मेरे पास भी एक्स और वाई चीज़ों के दोहन करने की क्षमता बन जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। तो चीज़ों को आदान प्रदान जो करने वाली व्यवस्था है उसको हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय पद्धति बोल देते हैं। ठीक, तो जो यहाँ पर रही होती होगी। और ये जो बार्टर सिस्टम है, ये मुख्य रूप से जो इन क्षेत्रों के आंतरिक हिस्से हुआ करते थे, जो इंटरनल
जो इनका रीजन या फिर मार्केट रहा करती होगी, वहाँ इंटरनल सिस्टम में बार्टर सिस्टम चलता होगा। दूसरा, जो व्यापार की बात अगर की जा रही है तो यहाँ व्यापार के लिए भी दो चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। दो चीज़ों के लिए दो आधार, मतलब क्यों व्यापार भी, तो व्यापार भी एक इंटरनल होता था और एक एक्सटर्नल होता था। एक्सटर्नल कहने का सेंस यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट से है। अब इस चीज़ को हम इतने पुख्ता तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते होंगे, तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो एक बात तो आपको क्लियर हुई कि व्यापार इनका बार्टर सिस्टम पर भी, और व्यापार इनका जो ट्रेड हुआ करता था वो ऑन करेंसी बेस भी हुआ करता था। ये जो व्यापार है यहाँ इनके दोनों के मुख्य आधार पर है मुद्रा, मुद्रा या करेंसी, या फिर जिसको हम सिक्कों के रूप में ले लेते हैं, कॉइन बेस देख लेते हैं, कॉइन के आधार पर। अब कॉइन के आधार पर आप व्यापार करेंगे तो वो आप इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल के अंदर के साक्ष्य हमको क्या मिलते हैं कि हमको ऐसे कॉइन्स मिले हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें एक ही भाषा का प्रयोग किया गया है, एक भाषा का प्रयोग किया गया है, ओनली इसके अंदर एक ही लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, या फिर एक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है, एक लिपि का प्रयोग किया गया है, एक लिपि का प्रयोग किया गया है, स्क्रिप्ट, एक लिपि और स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये सिक्के उन रीजन में चलते होंगे जहां इस टाइप की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पर वर्क किया जाता रहा होगा, तो वहीं तो चलेंगे। आप किसी दूसरी जगह पर ऐसे सिक्के चलाएंगे, सपोज आप भारत का सिक्का अमेरिका में जाके बोलो लो भाई चला लो, तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चीज़ है ये, उनकी तो व्यवस्था का वो हिस्सा ही नहीं है। आप डॉलर को बोलोगे इंटरनल मार्केट में चलाने के लिए, तो वो हमारी व्यवस्था का तो हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो कॉइन्स सिक्के हुआ करते थे, ये उस जिस लोकेशन में आपको उनको चलाना है उस लोकेशन के नेचर, उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट के बेस पर उसको छपाई हुआ करती होगी। तो ये इसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये एक इंटरनल ट्रेड में भी इसका प्रयोग किया जाता था। और एक्सटर्नल अगर ट्रेड के बारे में अगर हम लोग बात करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या फिर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आधार पर, इंटरनेशनल बेस पर भी अगर हम लोग देखें तो इसको बोलने का आधार हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ की जो करेंसी थी, यहाँ की जो मुद्रा थी, उस मुद्रा के अंदर अगर हम स्क्रिप्ट की बारे में बात करें, लिपि, इस मुद्रा में लिपि दो दो हमको देखने को मिली है। अब वो दो दो लिपि, दो स्क्रिप्ट कौन कौन सी आपको मिली है? एक तो आपको मिली है प्राकृत और दूसरी आपको मिली है, एक मिली है आपको ब्राह्मी और दूसरी आपको मिली है खरोष्ठी। दो स्क्रिप्ट आपको यहां पर देखने को मिली है। खरोष्ठी भाषा जो स्क्रिप्ट थी वो आप अशोक के अभिलेखों को भी आप अगर देखेंगे तो आप अफगानिस्तान तक के रीजन में आप इस स्क्रिप्ट को देखते हैं। और जो ब्राह्मी है वो मोस्टली इसके जो पार्ट आपको देखने को मिले वो इंडिया वाले रीजन के अंदर देखने को मिले हैं। तो ये मुद्रा अपने आप में बताती है कि ये जो लिपियां थी, ये लिपि दो इस वजह से लिखी गई होंगी, दो इस वजह से लिपि का प्रयोग किया गया होगा कि इन मुद्राओं का आधार अलग अलग रीजन, बाहर के रीजन में भी यहाँ पर ट्रेड हुआ करता होगा। और उसके बेस पर हम ये भी इस चीज को एक और प्रमाण से, एक और एविडेंस से हम पुख्ता कर सकते हैं कि जो हम लोगों को अमोद भूति की जो हम लोगों को मुद्राएं मिली हैं, सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं हम लोगों को अमोद भूति के, उन सिक्कों के साथ हम लोगों को 30 कॉइन, 30 सिक्के ऐसे भी मिले हैं जो ग्रीक, जो यवन
ग्रीक एम्पायर से संबंधित है। इसका मतलब ये दोनों कॉइन्स, मतलब अपने अमोदभूति के भी जो एक कुनिंद राजा थे और ग्रीकेरियन जो कॉइन्स थे वो साथ में मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पर इन लोगों के व्यापारिक संबंध ग्रीकेरियन या फिर जो यवन सभ्यता थी उनके साथ भी रहे होंगे। ये हमको इस बात की भी एक बात बोलते हैं। और वहीं अगर हम इन मुद्राओं या फिर इन सिक्कों को अगर ठीक से देखें तो हमको इन सिक्कों की कुछ शैलियां, स्टाइल, सिक्कों के स्टाइल से भी पता चलता है कि ये यवन शैली पर आधारित थे। यवन मतलब ग्रीक स्टाइल से बने हुए हैं और हिंद यवन शैली, इंडो ग्रीक स्टाइल बेस भी ये सिक्के बने हुए हैं, जो अपने आप में इस बात को बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो यवन या फिर ग्रीक शैली थी उसका प्रभाव ठीक ठाक था। इसका मतलब हम लोगों के ट्रेडिंग संबंध भी उनके साथ ठीक ठाक बने रहे होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो इनके आर्थिक पक्ष को एक बड़ा आयाम दे देते हैं। ये जो हमारी करेंसी है, ये जो हमारी मुद्रा है, हम लोगों को अमोदभूति के टाइम ड्यूरेशन में कुछ रजत मुद्राएं भी मिली हैं जिसको हम सिल्वर कॉइन्स बोलते हैं। रजत मुद्राएं या फिर चांदी के सिक्के भी मिले हैं जो अपने आप में इस बात को चीख चीख करके बोल रहे हैं कि ये जो राज्य था, इस राज्य की आर्थिक स्थिति उस टाइम बहुत अच्छी रही होगी, उसका इकोनॉमिक जो ग्राउंड है वो बहुत अच्छा रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ के राजा महाराजाओं ने उतनी कीमती धातु का प्रयोग करके, उतने कीमती मेटल का यूज करके ऐसे कॉइन्स को अपने मार्केट के अंदर चलाए। मार्केट के अंदर आप अगर इतनी कीमती धातु को चला रहे हो, इसका मतलब मार्केट के अंदर उस धातु को चलाने वाले लोग भी हैं, और अगर वो चलाने वाले लोग हैं इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो ये करेंसी इस बात का भी एक तरीके से इंडिकेशन कर रही है कि यहाँ एक अच्छा खासा इनका ट्रेड रहा होगा, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी रही होगी। तो ये सब चीज़ें हमको इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से भी पता चलते हैं। राष्ट्रीय स्थिति से अगर हम लोग देखें, हम लोगों को एक चीज़ के और प्रमाण मिलते हैं इंटरनल से ही। इंटरनल से क्या मिलते हैं? हम लोगों को एक अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और ये इंस्क्रिप्शन कालसी से मिला है। और ये जो कालसी रीजन है, ये कालसी रीजन अपने आप में पहले एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक तरीके से बड़ा, ये शायद उस टाइम का बिजनेस करने के लिए काफ़ी बड़ी एक मार्केट रही होगी, एक काफ़ी बड़ा हब रहा होगा। कौन सा? कालसी रीजन। और इस चीज़ को हमारे यहाँ आगे जा कर के कई सारे लोगों ने प्रमाणित भी किया है। इवन मौर्य जो लोग थे, मौर्य लोगों के टाइम ड्यूरेशन में भी ये कालसी एक बड़ा मुख्य व्यापारिक केंद्र था, एक बड़ा बिजनेस सेंटर हुआ करता था। इवन यही कालसी जब अशोक की डेथ हुई थी, तो अशोक की डेथ के बाद ये और बड़े सेंटर के रूप में उभर करके आया। बट इसके साथ साथ पैरेलल ही एक और बड़ा रीजन यहाँ पर व्यापारिक केंद्र के रूप में बन के तैयार हुआ था, जिसको हम आगे शत्रुहन के नाम से जानते हैं। शत्रुहन रीजन, शत्रुहन रीजन से। और ये शत्रुहन की लोकेशन क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताई थी कि शत्रुहन का सेंस हमारे यहाँ पर जो आज का जौनसार रीजन है और जो देहरादून की बेल्ट है,
तो कुछ लोग, कुछ इतिहासकारक इसको जौनसार से इंडिकेट करते हैं और कुछ इसको देहरादून से इंडिकेट करते हैं, बट अभी कंफर्म हम लोग नहीं है कि शत्रुघ्न का सेंस किस चीज़ से लिया जाए। वो मैंने पिछली क्लास में आपको ठीक से बताया था। तो जब यहाँ पर मौर्य जो सम्राट थे आपके अशोक की जब डेथ होती है, तो उसके बाद यहाँ उस कालीकट के बाद ये वाला भी रीजन एक काफ़ी बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर करके आया था। और इसी टाइम ड्यूरेशन में अशोक की डेथ के बाद ये जो कुनिंद लोग थे अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करते चले गए थे। इसी रीज़न में ही आपको कहा जाता है कि ये जो रीज़न था, ये जो समय था मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, ये किसका, कुनिंद लोगों का एक स्वर्णिम काल रहा है, एक गोल्डन टाइम रहा है इन लोगों का, जब इनकी कैपिटल शत्रुघ्न थी। अब भाई गोल्डन टाइम कैसे हो गया? आप उस गोल्डन टाइम का सेंस इस चीज़ से भी तो निकाल सकते हैं ना कि भाई इनके पास अच्छे खासा मात्रा में सेना भी रही होगी, पैसा भी इनके पास अच्छी मात्रा में रहा होगा। और अगर पैसा रहा होगा, गोल्डन टाइम आप इनको बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को कमाने के इनके पास जरिए भी होंगे। तो इनके व्यापार बहुत अच्छा रहा होगा। खेती से आप इतना ज़्यादा अपने आप को संपन्न नहीं कर सकते हैं, इतनी तेजी के साथ आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो सबसे बड़ा फोकस रहा होगा वो आपका व्यापार रहा होगा, जो इस बात को स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम, इस बात को भी एक तरीके से अपने आप में समाये हुए है। ठीक, जो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है बट इनडायरेक्ट आप इसके बारे में समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर अमोद भूति थे, इस गोल्डन टाइम ड्यूरेशन से हम लोग बात करते हैं अमोद भूति कि जो अमोद भूति थे, इन्होंने अपने इस पावर के दम पर अपने रीजन को एक्सपेंड किया था। और मैंने आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वाली क्लास के अंदर एक मैप दिखाया था जहां पर इन कुनिंद लोगों का सबसे बड़ा एरिया कहाँ तक एक्सपेंड किया था, वो मैंने हिमाचल प्रदेश तक की पूरी बेल्ट आपको दिखाई थी। तो वो वही गोल्डन टाइम ड्यूरेशन था। और अगर आप अपने रीजन को बहुत बड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप बड़े पावरफुल हैं, आपकी सेना बड़ी, सेना आपके पास ठीक ठाक है। और सेना अगर आपके पास ज़्यादा है, अच्छी है, तो उस सेना को चलाने के लिए आपके पास पैसा भी अच्छा है। और पैसा अच्छा है तो इसका मतलब पैसे के आपके पास सोर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उन सोर्सेज से हमको ये बात पता चलती कि इनके व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति इनकी इस तरीके से अच्छी खासी रही होगी। तो एक पार्ट आप लोगों को इनकी करेंसी से ही पता चला, कहीं लिखा हुआ आप लोगों को नहीं पता चलता है। बट हाँ, आप इन चीज़ों से अपने आप में एक धारणा, अपने आप में एक समझ बना सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। ठीक, और जब भी आप अगर मेंस में लिखा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कुनिंद लोगों की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डालिए, जो कुनिंद लोग थे इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था उस पर आप थोड़ी सी लाइटनिंग कीजिए, तो आप हमेशा अपने आंसर के अंदर ज़रूर ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉइन्स। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉइन्स, आप सिक्कों के अनुसार हमको ये बात का पता चलता है। तो वो एक आपके एक मैच्योरिटी भी दिखाता है आपको। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, आपकी कॉपी के अंदर वो चीज़ें झलकती हैं कि हाँ ये एविडेंस के साथ बोल रहे हैं भाई, ये ऐसी हवा हवाई की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी आंसर राइटिंग के अंदर भी ब्राइटनेस लेकर के आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक एक बात समझी है, ये था इनका जो आर्थिक जो इनका पक्ष था, और वो आर्थिक पक्ष की जानकारी भी हमको कॉइन्स से ही मिलती है। अब अगली बात कर लेते हैं इनकी आर्ट, इनकी कला से। ये बहुत छोटा सा पार्ट है इनकी कला से। तो आर्ट का सेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से लेते हैं। आर्ट का सेंस भी हम लोगों को इनके सिक्कों से पता चलता है, इनके कॉइन्स से पता चलता है। और ये जो कॉइन थे, इनके पास इन कॉइन्स पे वर्क करने के लिए दो बड़ी धातु या मेटल थे, जिसमें एक हम लोग रजत या फिर चांदी, सिल्वर के बारे में बात करते हैं। मतलब इनके पास ऐसी कला थी कि ये इस सिल्वर की धातु पर अच्छे से वर्क करके अपने कॉइन्स का इसमें रूप दे सके। और दूसरा ताम्र मतलब कॉपर,
कॉपर, इन दो धातुओं पर काम करने का अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस था। अब अगर आप सिक्के बना रहे हैं तो सिक्के बनाने के लिए आप किसी ना किसी प्रोसेस का तो प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग सिक्के बनाने के लिए पंचमार्क सिस्टम का यूज किया करते थे। आहत सिक्के, आहत सिक्कों का ये यूज किया करते थे। पंचमार्क्स, आहत सिक्के इनके हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। आहत सिक्के कहने का सेंस ये होता है कि आपने एक डाई में, एक डाई क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास छोटा सा बर्तन है। इस बर्तन को आपने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि यहाँ तक ये वाला जो रीजन है ये पूरा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और ये पूरा खाली है, और आपने सिल्वर, चांदी को पूरा गर्म किया और गर्म करके जो वो लिक्विड फॉर्म में आई और आपने उसको एक इस लेवल तक जा करके गिरा दिया, वो यहाँ पर पड़ा रहा है। अब वो हल्का सा धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो वो धीरे धीरे टाइटनेस उसके अंदर आएगी। तो जब उसके अंदर वो टाइटनेस आनी स्टार्ट होगी तो आपने ऊपर से, आपके पास एक ऐसी रॉड थी और उस रॉड पर आपने यहाँ पर पहले से ही कुछ चीज़ें बना करके रखी हुई थी एज ए डाई फॉर्म में, कि भाई आपने यहाँ पर शेर की आकृति भी पहले से बना दी है, वो है बहुत सारी चीज़ें उभरे हुए पार्ट में। और फिर आपने इसको, रॉड को उठा करके इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ प्रेस कर दिया, तो जो इस पर मटेरियल आपने छापा हुआ था वो अब इस रीजन पर भी जा करके छप जाएगा। ये हो गई पंचमार्क वाली प्रोसेस। आहत सिक्के को आहत करना, उसके ऊपर प्रहार कर दिया गया है एक तरीके से, जिससे वो जो भी चीज़ आपने इस रॉड के ऊपर यहाँ पर बनाई थी वो अब इस मेटल के ऊपर छप जाएगी और वही अब एक कॉइन के रूप में आपके सामने आ जाएगा, जो एक आहत सिक्के, आहत प्रोसेस वाली सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। एक चीज़ हमको इनकी आर्ट से ये पता चलता है कि इनके पास ये वाली भी वही कला हुआ करती थी। दूसरा, हमको एक स्टाइल मिला है, एक शैली मिली है। इस चीज को ना मैं आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। यहां से एक दूसरा जो इनका पार्ट है, जो इनका दूसरा पार्ट है, यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट शैली के बारे में जानकारी मिलती है। शैली कैसी? कास्ट शैली। अब ये कास्ट मतलब यहां पे होता है वुडन स्टाइल से। अब ये कास्ट शैली क्या होती है? मतलब ये लकड़ी के भी कारीगर हुआ करते थे अच्छे, लकड़ियों पर नक्काशी की जाती थी अच्छी खासी, और इसके प्रमाण हमको कालसी तट पर, जो कालसी कोस्टल रीजन है उस पर पाए गए मंदिरों के अंदर जो लकड़ियों पर नक्काशी की गई है उस स्टाइल से देखने को मिलता है। इसका मतलब ये लोग जो हैं लकड़ी के भी अच्छे खासे कारीगर रहा करते होंगे, और इस स्टाइल को इस कालसी वाले रीजन पे यहाँ पर यामुन प्रसाद शैली, यामुन प्रसाद शैली कहा जाता है, या फिर यामुन प्रसाद स्टाइल के नाम से ही जानी जाती है, जो इनका वुडन स्टाइल था। क्लियर है? तो अगर आपसे मैच द फॉलोइंग के लिए या फिर पूछ लिया जाए कि बताओ इनके यहाँ पर कौन कौन से शैलीज का प्रयोग किया जाता था, तो स्टाइल में एक तो हम लोगों ने कॉइन्स पर देखे। कॉइन्स में कौन सी? इन्होंने यवन पे भी, इंडो यवन पे भी, या फिर इंडो ग्रीक पर भी, और कुषाण वालों पर भी, कुषाण शैली का भी हम इनके सिक्कों में प्रयोग देखते हैं। वो बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कब? जब हम लोगों ने स्पेशल फॉर कॉइन्स के बारे में बात की थी। तो अगर हम यहाँ शैली के बारे में बात करें तो
इनके यहाँ मुख्य से 4 टाइप की शैली हमको देखने को मिली है। इन 4 टाइप की शैली में एक वुडन पे है और कॉइन पर है। इस कॉइन के अंदर हम लोग 3 टाइप की शैली का प्रयोग देखते हैं। 3 टाइप की शैली कौन सी? स्टाइल मतलब एक है कॉइन बेस, और कॉइन बेस में भी 3 है। एक ग्रीक यवन शैली स्पेशल से ग्रीक स्टाइल, फिर दूसरा हिंद यवन शैली, इंडो ग्रीक शैली, और तीसरा कुषाण शैली, कुषाण स्टाइल या फिर कुषाण शैली। 3 टाइप के हमको यहाँ पर, और एक वुडन स्टाइल हम लोगों को इनका देखने को मिलता है। तो आर्ट के अंदर तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ शैली के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये शैली हम लोगों को इनके यहाँ पर देखने को मिली है। क्लियर है? फिर इम्पॉर्टेंट फिर एक इनका आता है धार्मिक पक्ष या फिर रिलीजियस जो इनका एस्पेक्ट रहा है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, जो इनका रिलीजियस पॉइंट रहा है। इतना सारा लिख दिया क्या हमने? जो इनका धार्मिक रहा है, जो इनका रिलीजियस प्रोस्पेक्ट रहा है। इस रिलीजियस को भी अगर हम लोग ठीक से देखने की कोशिश करें तो रिलीजियस हम लोगों को कहाँ से? इनकी मुद्राओं से। मुद्रा मतलब इनकी करेंसी से हम लोग को देखने को मिला है। इसका आधार भी हम लोग लिख लेते हैं सिक्के। अब ये कैसे पता चला है? अभी मैं आपको इनके कॉइन भी दिखाऊंगा, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी। अच्छा, इनके सिक्कों से क्या क्या पता चला है कि भाई ये जो लोग थे ये शैव धर्म को मानने वाले थे। शिविज्म, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ये मैंने गलत लिख दिया, आई आएगा यहाँ पे शिविज्म। ये शिव धर्म, शिव जी को मानने वाले थे। अब ये शैव धर्म हम क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि भाई हमको तो करेंसी मिली है। करेंसी कौन सी? स्पेशल से जब हम चित्रेश्वर स्टाइल की करेंसी देखते हैं तो उनमें तो हमको त्रिशूल बने हुए देखते हैं, दिखाई नजर आए हैं। हमको तो त्रिशूल उठाए हुए नजर आए हैं। कैसे भाई? देख लेते हैं। देखो भाई, ये तो ऊपर अमोद भूति वाली थी, और ये है हम लोग देखते हैं जो चित्रेश्वर स्टाइल में हम लोगों को मिली है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको ये एक त्रिशूल नजर आ रहा होगा, है ना? त्रिशूल दिख रहा है, और इस त्रिशूल के बराबर में आपको ये एक ऐसी पोस्चर नजर आ रहा है ना? ये एक ऐसा पोस्चर टाइप का आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शिव जी को मानने वाले रहे होंगे, जो हम लोगों को इनके सिक्के को स्टडी करके देखने को मिला है। क्लियर है? इन्हीं सिक्कों में हमको कई सारे और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे बुद्धिज्म के, जैसे बौद्ध धर्म के भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात आपको समझ में आई? हम लोग बात किस किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये सारी की सारी चीजें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप इसको देख सकते हैं एक बार ठीक से, चेक कर सकते हैं आप इसको ठीक से। शिव धर्म की हमको जानकारी मिलती है कहाँ से? चित्रेश्वर मुद्राओं से। ठीक है, चलो अब ये बात तो हमको पता चली शिव धर्म की कि अच्छा ये लोग शिव धर्म को भी मानने वाले थे। अब वहीं अगर हम बात करें दूसरी
तो ये जो लोग थे ये बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हुआ करते होंगे। अब ये बौद्ध धर्म की बात कैसे आ गई भाई? चित्रेश्वर की मुद्राएं तो पूर्ण रूप से हम शिव जी को समर्पित देखते हैं। बात ये रही होगी जब यहाँ पर अशोक का टाइम ड्यूरेशन था तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध धर्म को ही छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया था। और हम ये भी जानते हैं कि जो मौर्य थे अशोक के टाइम ड्यूरेशन में, इनकी उत्तरी जो सीमा थी ये इस कुनिंद राज्य के साथ मिलती थी। तो इन्होंने उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने नियरेस्ट जितने भी राज्य थे वहां पर अलग अलग धर्म प्रचारक भेजे थे। और उसके साक्ष्य अमोदभूति की हम लोगों के पास जो करेंसी है उनसे पता चला है। अमोदभूति क्यों? क्योंकि अमोदभूति का टाइम ड्यूरेशन अशोक की मृत्यु के बाद देखने को मिलता है, तभी तो उनका गोल्डन ईरा कहा गया था। वो उसने बहुत व्यापक स्तर पर अपनी सीमाओं को पहुंचा दिया था। तो उसकी अगर हम करेंसी को एनालाइज करें किसकी, अमोदभूति की, तो हमको देखो कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें नजर आती है इसमें। अमोदभूति की जो करेंसी है हम लोगों को इसमें ये देखो स्वास्तिक का निशान भी नजर आया। देखो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, इस स्वास्तिक का निशान नजर आया है। ये यहाँ पर कोई इसको बोलता है कि ये तो नाग है, नाग देवता है। कोई बोलता है कि नहीं ये तो जो नदी है, नदी की धारा को दिखाया गया है। ये जो नजर आपको आ रहा है, कोई बोलता है इसको ये तो बोधि वृक्ष दिखाया जाता है, कोई इसको बोलता है ये चैत्य है, कोई बोलता है कि इसको पर्वत है। तो इसके अलग अलग हमारे सामने ऐसे मायने नजर आते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पोस्चर नजर आ रहा है ये लक्ष्मी जी का पोस्चर बताया जाता है कि ये लक्ष्मी जी का पोस्चर है। इसका मतलब ये जो लोग थे ये लक्ष्मी जी की भी पूजा करते होंगे। यहाँ से हमको हिरण भी देखने को मिला है, हिरण के साक्ष्य भी मिले हम लोगों को। तो ऐसे इन सब मुद्राओं को, इनको डीप में जब हम स्टडी करते हैं तो हमको ये अलग अलग चीजों की जानकारी मिलती है कि ऐसा भी इनके साथ रहा होगा, ऐसी चीजों को भी ये इनके धर्म रहे होंगे। तो हम अब इनको यहां पर मेंशन करते हैं। तो बौद्ध धर्म से बात समझ में आई। अच्छा, बौद्ध धर्म की जो जानकारी है, कौन बुद्धिज्म जो है, इस बुद्धिज्म की इंफॉर्मेशन हम लोगों को अमोदभूति, अमोदभूति की जो मुद्राएं हैं वहां से मिलती है। अमोदभूति अमोदभूति की जो करेंसी है उनसे मिलती है। और इस बुद्धिज्म के अंदर हम लोगों को कई सारी चीजों के प्रमाण मिले हैं, जैसे नंबर 1 जो बौद्ध त्रिरत्न है, बौद्ध त्रिरत्न है, हमको बोधि वृक्ष, जो बोधि ट्री है, वृक्ष, उसकी भी जानकारी मिलती है। हमको बौद्ध चैत्य ये भी हमको इनकी कॉइन्स से इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, जो अमोदभूति की करेंसीज हैं। अच्छा, ये जो अमोदभूति की करेंसी मिली है, बेसिकली ये बौद्ध धर्म की जो इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हमको मिली है, ये हमको इनकी जो चांदी की करेंसी है, रजत या सिल्वर, जो सिल्वर कॉइन है इनके, इन सिल्वर कॉइन से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने आपको बताया था कि अमोदभूति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने साम्राज्य में 2 टाइप के सिक्के, चांदी के भी और ताम्र, कॉपर, जो पहले से चले आ रहे थे सिक्के, उनको भी इसने चलाया था। तो ये हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग बौद्ध धर्म को भी शायद मानते होंगे। तीसरी चीज और हमको पता चलती है, और तीसरी कि भाई ये प्रकृति को पूजते थे, ये प्रकृति की पूजा किया करते होंगे। अब प्रकृति की पूजा किया करते हैं मतलब नेचर वर्शिप।
अब ये प्रकृति की पूजा किस तरीके से करते होंगे भाई? क्योंकि हमको, जैसे मैंने आपको सिक्के बताया, उन सिक्कों से हमको कुछ प्रमाण मिले हैं भाई। हमको यहाँ पर वृक्ष, ट्री मिले हैं, हम लोगों को यहाँ पर नदी के साक्ष्य मिले हैं, हम लोगों को रिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड नंबर, हमको यहाँ पर हिरण भी देखने को मिलता है, शायद ये हिरण को भी पूजते होंगे। और ये हिरण कहने का मतलब आज भी हम लोग अपने, हमारे उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, क्या है वो, क्या है ना? तो वो शायद इस चीज़ से मतलब प्रभावित होगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पर इनकी संख्या ठीक ठाक रही होगी, फिर इनका ठीक ठाक से जो इसको मारना या शिकार करना इनका शुरू कर दिया गया होगा, मोनाल का, है ना? तो शायद इस वजह से उनकी संख्या कम हो गई होगी। हमको यहाँ पर पर्वत भी मिले हैं, पहाड़, माउंटेन। हमको कमल का फूल, हमको लोटस फ्लावर भी इन करेंसीज के अंदर देखने को मिले हैं। तो शायद ये प्रकृति की भी पूजा करते होंगे। ये हम शायद वर्ड लगाते हैं क्योंकि ये एज ए इंडिकेटर भी हो सकते हैं, बट अलग अलग इतिहासकारों ने इनको अलग अलग आधार पर हमारे सामने बना करके मतलब इस तरीके से रखा है कि ये शायद इसका एक एंगल ये भी हो सकता है। और जब भी आप अपना आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू करेंसी एंड इतिहासकारों के अनुसार हम उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक टॉपिक था जो कुनिंद राजवंश का, हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले इनका एक इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें फिर हम लोगों ने इनके पहले सोर्स पढ़े, फिर उसके बाद सोर्स में भी हमने दो टाइप के सोर्सेज पर इम्पोर्टेंट बड़ी गहनता से बात की थी। हम लोगों ने इनके लिटरेचर्स पर भी बात की, हम लोगों ने इन लोगों के जो करेंसी हैं उन पर भी बात की। फिर उसके बाद हमने जो इनका मुख्य राजवंश के तौर पर एक सत्ता के रूप में चलती है इनकी कहानी, उसके ऊपर बात की थी। उसमें हम लोगों ने इनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देखा था। उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हम लोगों ने इनके जो राजा थे, इनके राजाओं के बारे में भी जानकारी ली थी। इनके राजा किस स्टाइल, किस सिस्टम से यहाँ पर रूल किया करते थे उसके बारे में बात की। हम लोगों ने इनकी कैपिटल्स के बारे में भी बात की थी। हम लोगों ने इनके जोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी। हम लोगों ने इनके जो अदर नेम अलग अलग जगह से हम लोगों को मिले हैं उन पर एक स्पेशल से बात की थी। और आज वाली क्लास के अंदर भी हम लोगों ने इनका जो ट्रेडिंग, इनका व्यवसाय जो रहा है वो क्या रहा है, हम लोगों ने इनके किस भगवान को, देवी देवता को मानते हैं, इनका धार्मिक पक्ष भी देखा है। और एक छोटा सा इनका जो आर्ट वाला सिस्टम है वो हम लोगों ने इसका देखा है। तो कुल मिलाकर के पिछले लगभग शायद चौथा या पांचवी हम लोगों की क्लास होगी जिसमें आज ही हम लोगों ने कुनिंद राजवंश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है। अब इस इन्फॉर्मेशन के तुरंत बाद हम एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको शायद दूसरी क्लास के अंदर या तीसरी क्लास के अंदर बताया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुनिंद लोग ही वर्क नहीं कर रहे थे। कुनिंद लोगों के साथ साथ पैरेलल कई सारे और राजवंश थे, मैंने आपको मैप के अंदर वो दिखाया भी था। अब उसी में ही जो योद्धे होंगे वो योद्धे सुप्रीम हो जाएंगे अमोधभूति की मृत्यु के बाद। यहाँ पर धीरे धीरे ये पावर जो गैप होगा, इस पावर गैप को भरने के लिए अब योद्धे लोग यहाँ की राजनीति का एक हिस्से में एक तरीके से वो आ जाएंगे। और अब नेक्स्ट वाले फेज में मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको कुछ डाउट हो तो आपको पता है आप व्हाट्सएप पे पूछ ही लेते हैं। थैंक यू।